पहली बार मुझे पेन हुआ था तो रात के करीब 1 या 2 बज रहे होंगे और इतना तेज़ से अपर एब्डोमेन में पेन होता है कि पूरी मेरी फैमिली मेरे आस-पास इकट्ठी हो जाती है। एक ऐसी जकड़न सी पूरे शरीर में थी कि मैं उठ ही नहीं सकता हूँ, चल ही नहीं सकता हूँ और तब उठ लेटा ही हुआ था मैं हॉस्पिटल में और कोई कुछ नहीं बता पा रहा था क्या है, क्यों पेन हो रहा है और क्यों ऐसे पेन हुआ है। ये मेरी लाइफ़ इसके साथ इतनी डिसबैलेंस्ड हो चुकी थी कि मैं तैयारी करता था, पढ़ाई करता था यूपीएससी की, तो उसको भी काफ़ी डिसबैलेंस हो रही थी। मेरी लाइफ़ भी काफ़ी डिसबैलेंस हो रखी थी कि हर 2 महीने में जब आपके पेन होता है तो आप किसी भी काम पे फ़ोकस नहीं कर पाते हैं। ना तो मेरा प्रोफ़ेशनल लाइफ़ मेरी पढ़ाई में कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ मैं, ना मेरी लाइफ़ का कुछ पोज़ीशनिंग अच्छी है और मेरी फ़िज़िकली तो मैं पूरी तरह से डिक्लाइन में था ही। आयुर्वेदा को हम लोग इतना अच्छी नज़र से देखते नहीं कि हमारा कुछ प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन देगा। तो उससे कुछ मुझे तो लगा नहीं कि ऐसा कुछ होगा। मुझे ऐसा लगा था कि जैसे कि बड़ी-बड़ी बीमारियों को लोग क्लेम करते हैं, ऐसे ही एक पैसा लूटने का ऐसे कुछ होगा। मेरा नाम अविचल दीक्षित है और मेरी उम्र 20 साल है। मेरी पैंक्रियाटाइटिस की कहानी स्टार्ट होती है 2020 17 जुलाई से। द नाइट वाज़ वेरी टेरेबल। जब पहली बार मुझे पेन हुआ था तो रात के करीब 1 या 2 बज रहे होंगे और इतना तेज़ से अपर एब्डोमेन में पेन होता है कि पूरी मेरी फैमिली मेरे आस-पास इकट्ठी हो जाती है और थोड़ी देर में ऐसा लगने लगता है कि लाइक अ, एवरीथिंग वाज़ ब्लर टू मी एंड आई वाज़ अनकॉन्शियस। तो उसके बाद मुझे आस मतलब पास के ही एक हॉस्पिटल जो लोकल हॉस्पिटल था उसमें मुझे एडमिट कराया गया। तो उसमें उन्होंने रात भर में 10 से 20 इंजेक्शन लगा दिए, अपना जो भी होता है बॉटल लगा दी और काफ़ी कुछ वो करते रहे लेकिन उससे मेरा कुछ पेन रुक नहीं रहा था। लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं रात में फिर अनकॉन्शियस था रात भर और सुबह जब मेरी आँख खुलती है तब पेन से कुछ राहत थी। लेकिन एक ऐसी जकड़न सी पूरे शरीर में थी कि मैं उठ ही नहीं सकता हूँ, चल ही नहीं सकता हूँ। और तब उट लेटा ही हुआ था मैं हॉस्पिटल में और कोई कुछ नहीं बता पा रहा था क्या है, क्यों पेन हो रहा है और क्यों ऐसे पेन हुआ है। सब अपना-अपना कुछ-कुछ बता रहे थे। उसके बाद कहा गया कि उस हॉस्पिटल से तो मुझे 2-3 दिन के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। फिर मैं जब घर गया तो उसके बाद कहा गया कि इस पे कुछ आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं कि ऐसे कुछ पता तो लग नहीं रहा है। तो मैंने फिर एक अपने पास की सिटी में एक डॉक्टर के पास गया। तो उन्होंने मुझे बताया कि रिपोर्ट्स करा लो आप। सीटी स्कैन का मुझे बताया और एमआरसीपी का मुझे बताया। तो मैंने पहले तो एक सीटी स्कैन कराया, उसके बाद फिर एक एमआरसीपी भी कराया। तो एमआरसीपी में पैंक्रियाटाइटिस का क्लियर हुआ था, तो उन डॉक्टर ने मुझे पैंक्रियाटाइटिस का बोला। फिर कहा ये केस मैं तो ज़्यादा हैंडल नहीं कर सकता। उन्होंने कुछ पेन किलर्स दी जिसको मैं खाता रहा, पेन रिलीफ़ हो रहा था, लेकिन वो कुछ पेन में आराम नहीं, हर 15 दिन, 20 दिन और फिर हल्का-हल्का सा कुछ ना कुछ दर्द होता रहता था। लेकिन फिर क्या हुआ कि कुछ टाइम के लिए पेन रुका, लेकिन 2 महीने बाद फिर से पेन हो रहा है। तो मेरा पेन पेन ऐसे नहीं था कि वो 1 साल बाद ही अटैक हो रहा हो। मुझे हर 2 महीने, हर 3 महीने में पैंक्रियाटाइटिस के अटैक आ रहे थे और मैं उन्हीं डॉक्टर के पास जा रहा था। वो कुछ ब्लड रिपोर्ट्स करा देते थे, माइलेज लाइपेज करा देते थे और उसके बाद वो प्रोसेस वहीं पे रुकी हुई थी। ऐसा मेरा 1 साल वहाँ हो चुका था, 1.5 साल हो गया मुझे। फिर मैं बाहर कुछ बड़े हॉस्पिटल्स में लखनऊ में गया। मैंने वहाँ कुछ एचओडी से बात की, वहाँ के जो पैंक्रियाटाइटिस डिपार्टमेंट के थे, वहाँ कुछ दिन इलाज लिया। लेकिन ये मेरी लाइफ़ इसके साथ इतनी डिसबैलेंस्ड हो चुकी थी कि मैं तैयारी करता था, पढ़ाई करता था यूपीएससी की, तो उसको भी काफ़ी डिसबैलेंस हो रही थी। मेरी लाइफ़ भी काफ़ी डिसबैलेंस हो रखी थी कि हर 2 महीने में जब आपके पेन होता है, तो आप किसी भी काम पे फ़ोकस नहीं कर पाते हैं। तो एक तरह से मेरी लाइफ़ का वो डिप फेज़ आ चुका था। उसके बाद लखनऊ में मैं जा रहा हूँ, सबको वहाँ पे भरोसा है, लेकिन वहाँ पे भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था मुझे। किसी ने कहा कि चले जाओ, तो मैं पैंक्रियाटाइटिस के लिए वहाँ का जो गैस्ट्रो का डिपार्टमेंट था, वहाँ गया। वहाँ भी मैं काफ़ी दिन तक, आपको पता ही है कि वहाँ तो 6-6 महीने की डेट्स लगती हैं, 4-4 महीने की डेट्स लगती हैं। इस तरह से मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा था और अपनी लाइफ़ को और डिक्लाइन पे ले जा रहा था। ना तो मेरा प्रोफ़ेशनल लाइफ़, मेरी पढ़ाई में कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ मैं, ना मेरी लाइफ़ का कुछ पोज़ीशनिंग अच्छी है और मेरी फ़िज़िकली तो मैं पूरी तरह से डिक्लाइन में था ही। फिर मैं ऐसे ही सब सर्च कर रहा था यूट्यूब पे, तब मुझे पड़ाव के बारे में पता लगा। तो ऐसे आयुर्वेदा की, जैसे कि मेरे नाना जी भी आयुर्वेदा के डॉक्टर हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आयुर्वेदा के जो हमारे आस-पास डॉक्टर्स होते हैं और चारों तरफ जो हम आयुर्वेदा की कैसी पोज़ीशनिंग हो रखी है कि वो आयुर्वेदा को हम लोग इतना अच्छी नज़र से देखते नहीं कि हमारा कुछ प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन देगा। तो उससे कुछ मुझे तो लगा नहीं कि ऐसा कुछ होगा। मुझे ऐसा लगा था कि जैसे कि बड़ी-बड़ी बीमारियों को लोग क्लेम करते हैं, ऐसे ही एक पैसा लूटने का ऐसे कुछ होगा। मैं तो बिल्कुल पूरी तरह से, कोई मेरा ट्रस्ट था नहीं, क्योंकि 3 साल से मैं इसी सब में उलझा हुआ था। तो उसके बाद फिर
अ, उसको तो मैंने बिल्कुल देख के छोड़ ही दिया था। लेकिन फिर उसके बाद मैं एम्स भी जाता रहा, पीछे जा तो कहीं भी कोई भी रास्ता नहीं मिला, तब एक अंदर से आवाज़ आती है कि यार कुछ नहीं, कुछ तो करते होंगे ये लोग। तो उस तरह से मैंने सोचा कि देखते हैं, कुछ ना कुछ जाके देखते हैं। तो मैंने पहले तो जो वहाँ की टेस्टिमोनियल्स थी, जो वहाँ पे बता रखा था उन लोगों ने कि क्या मेरा ये ठीक हुआ, तो मुझे लगता था ये भी कुछ ऐसा कोई मतलब रीज़न नहीं कि सही भी बता रहे होंगे। लोग गलत भी तो बता ही देते हैं, उसमें कौन-सी बड़ी बात, एडवर्टाइज़मेंट हो सकता है। तो मैंने उस तरह से उस चीज़ को लिया, लेकिन फिर मैंने सोचा मैं कॉल करके देखता हूँ उनके, क्योंकि वो फीडबैक के लिए वो देते हैं उनके नंबर्स, कॉन्टैक्ट नंबर्स। तो मैंने कुछ लोगों को कॉन्टैक्ट भी उनका उन पे कॉन्टैक्ट पे कॉल किया। मुझे ध्यान है मैंने करीब 7 से 8 लोगों को कॉन्टैक्ट किया होगा, क्योंकि मैं बिना वेरिफ़िकेशन के मुझे भरोसा हो ही नहीं रहा था किसी चीज़ पे। क्योंकि 3 साल से जो एक जंग युद्ध जो चल रहा था वो बड़ा ही टफ़ हो चुका था मेरे लिए, क्योंकि अब लाइफ़ में भी डिप आ चुका है, पैसे से भी हम लोग ठीक नहीं है इस टाइम अब, क्योंकि काफ़ी आपको पता ही है जब लंबे टाइम तक बीमारी चलती है तो घर में किस तरह की स्थिति होती है। तो उसके बाद फिर मैंने कुछ कॉल करके देखा तो कुछ-कुछ लगा कि वो लोग तो ठीक बोल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं खुद जाके ही एक बार देख लेता हूँ। तो मैं दिल्ली से फिर उत्तराखंड में जहाँ पे मैम का ऑफ़िस है रुद्रपुर के लिए, वहाँ मैं गया। तो वहाँ मुझे पता लगा, मैंने पूछा मैम से मिल लिया जाएगा, एक बार ओपीडी हो जाएगी। तो फिर मुझे वहाँ मैम से मिलने को मिला, तो वहाँ उन्होंने मुझे ये बताया कि ऐसी स्थिति है, उसको हम इस तरह से करेंगे। तो मुझे कुछ-कुछ ट्रस्ट होने लगा था, उन्होंने मेरी पूरी हिस्ट्री ली और सब कुछ मुझे बताया। क्योंकि जब आपकी लाइफ़ में इतना ज़्यादा अंधेरा हो जाता है कि कुछ नहीं है, तब जब कोई आपको होप देता है, क्योंकि ये केवल एक फिज़िकल लड़ाई नहीं है कि आपका शरीर ही खराब है, एक तरह से एक मेंटल स्टेट में भी आपकी वॉर चल रही होती है कि अब क्या करूँ, क्या ना करूँ? आप पूरी तरह से टूट चुके होते हैं अंदर से। तो इसके बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि मैम कह रही हैं तो मैं ज़रूर अब आके देखता हूँ। तो मैं उस बार गया नहीं था कि मैं वहीं जाके तुरंत ट्रीटमेंट चालू करूँगा। लेकिन फिर मैंने जब मैम ने बोला तो मैंने सोचा मैं आता हूँ। तो मैं अपनी मदर के साथ वहाँ गया हुआ था। तो मैं और मदर के साथ गया तो मैम ने फिर एक एमआरसीपी मुझे प्रिस्क्राइब की। तो उसके बाद मैं जाकर के एमआरसीपी कराई और मैम से मेरी फिर मुझे ध्यान है कि ऑनलाइन बात हुई थी और मैम ने कहा था कि आप आ जाइए 20 दिन के लिए। तो मुझे तो लग रहा था कि वहाँ 21 दिन मेरे कैसे कटेंगे, बड़ा ही टफ़ होगा वहाँ रहना, वहाँ टाइम काटना एक हॉस्पिटल की तरह। लेकिन जब मैं वहाँ पड़ाव में पहुँचा तो मतलब पूरी तरह से मेरे जो थिंकिंग थी वो चेंज हो गई। क्योंकि पड़ाव का जो एक एटमॉस्फेयर है वो इतना एनवायरनमेंट से आप कनेक्टेड रहते हैं, इतना अच्छे से वहाँ रहने को मिलता है। एक आपका पीयर ग्रुप बन जाता है जो जिन्होंने आपकी तरह ही प्रॉब्लम्स फेस की हैं, उनसे आप शेयर कर रहे होते हैं कि कैसे उनके साथ हुआ, कैसे आपके साथ हुआ। वहाँ की मुझे मतलब अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे वहाँ की मेस का फ़ोटो ध्यान आ रहा है, वहाँ का गार्डन भी याद आ रहा है कि जहाँ वहाँ पे हम लोग कभी-कभी खेलते थे, आपस में बातचीत करते थे। एक तरह से आप फिज़िकली तो आपके लिए वो दवाइयाँ दे रहे हैं, तो उससे 3-4 टाइम द दवाइयाँ थी, वो सब तो हो रहा था। एक मेंटल स्टेट, मेंटल रिलीफ़ भी, क्योंकि आप अपनी लाइफ़ में छुट्टियाँ नहीं ले रहे होते हैं। वहाँ जब 21 दिन जाते हैं, फ़ोन भी नहीं चला रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो एक तरह से एक बड़ा ही मेंटल स्ट्रेस फ्री होते हैं आप। और पैंक्रेटाइटिस का एक रीज़न स्ट्रेस भी बताया ही जाता है। तो उसमें मुझे वो 2 से 3 दिन तो टफ बड़ा ही लगा था वहाँ, लेकिन फिर जब मुझे लोगों से पहचान होने लगी, वहाँ अच्छे-अच्छे लोग मिले। और मुझे आज भी वो काफ़ी लोग ध्यान है वहाँ के, और उनसे आज भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, हम लोग बात करते हैं और आपस में कभी-कभी वीडियो कॉल्स होती है, तो बड़ा अच्छा लगता है। और वहाँ मेरा टाइम बड़ा अच्छा कट रहा था, और उन 21 दिनों के दौरान मैम ने अपनी दवाइयाँ दी, मुझसे रोज़ 2 टाइम फीडबैक लिया जा रहा था, तो वो सब अच्छा जा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था मैं एक वॉर लड़ कर के अब कहीं अच्छी जगह पे, कहीं पीस में आ चुका हूँ अब। तो अब वहाँ पे मेंटली तो मैं बिल्डअप हो रही थी मेरा माइंड कि अब मैं ठीक हो रहा हूँ। तो दवाइयाँ 1 साल का कोर्स था, ये भी एक तरह की एक वॉर ही थी, उस दवाइयों को इतने टाइम तक खाना, वो सब इतना ध्यान रखना। तो वो 20 दिन, आपको मैं अगर बताऊँ तो 20 दिन के बाद जब हम सब लोग अपने-अपने घर जा रहे हैं, तो ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं घर जा रहा हूँ, खुश हूँ। ये भी बुरा लग रहा था कि मेरे दोस्त छूट रहे हैं, हम सब लोग दूर हो रहे हैं, तो इतना उन लोगों से अटैचमेंट हो चुका था, इतना अच्छा वहाँ लग रहा था। उसके बाद मैम ने बाकी की दवाइयों का बता दिया कि 3 महीने तक कैसे आपको रेस्ट करना है, क्या करना है। तो उसके बाद हाँ, मेरी फिर 1 साल तक ट्रीटमेंट मैं अभी तक लेता रहा हूँ। अक्टूबर तक मेरा ट्रीटमेंट हुआ, तो मैं रोज़ उसी हिसाब से मेडिसिन्स होती थी और रोज़ मैं उनको ईमेल करता था कि मेरा आज का क्या वो रहा है। तो अब जो पुराने 1 साल रहा है, उसमें मुझे गैस्ट्रिक का ही 1-2 बार अगर पेन हुआ होगा तो हुआ होगा, उसमें भी मैम को मैं कॉल करता था और उससे काफ़ी मुझे पूरे 1 साल के दौरान ये पता लगा कि ये पहले मेरा जो मेंटल मेकअप हुआ था, उसके बाद धीरे-धीरे मैं फिज़िकली भी अब ठीक होने लगा था। तो अब मुझे मेंटल, फिज़िकल पूरा मैं आपको अब मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, तो मुझे पूरा स्ट्रेंथ फ़ील होती है और मैं फिर से तैयारी में भी लौट चुका हूँ। और ये जो मैं जंग लड़ के निकला हूँ, तो मुझे इसपे अटल बिहारी वाजपेयी की कुछ लाइन्स भी याद आ रही हैं कि बाधाएँ आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएँ, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएँ, सिर पर बरसें यदि जुलाएँ,
निज हाथों को हँसते-हँसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में तूफ़ानों में, हास्य रुदन में तूफ़ानों में, अगर असंख्य बलिदानों में हास्य रुदन में तूफ़ानों में, अगर असंख्य बलिदानों में, अपमानों में, सम्मानों में, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अगर आप पड़ाव के साथ कदम मिलाकर चलते रहेंगे, उनकी बातों को मानते रहेंगे, तो ये जर्नी ये युद्ध आपसे लड़ लिया जाएगा और जीता भी जाएगा। मेरी जॉइंट फैमिली है, तो मेरे दादाजी हैं, मेरे 2 चाचा हैं, मेरे फादर हैं, मेरी 2 सिस्टर्स हैं और मैं हूँ। और मेरे चाचा के 2 बच्चे भी हैं, तो जॉइंट फैमिली है। जब मेरे पहली बार पेन हुआ था, तो सारी फैमिली मेरे चारों ओर इकट्ठा हो गई। सब परेशान थे, मम्मी रो रही थी और वो आप समझ सकती हैं कैसा घर का माहौल हो जाता है। तो वैसा ही कुछ माहौल हो रखा था, तो पूरी तरह से सब परेशान थे। अब 1 साल की उन्होंने सबने जर्नी देखी है, तो आयुर्वेदा पे हमारा फिर से ट्रस्ट बढ़ा है, ख़ास तौर से पड़ाव के साथ। मैं सर्च कर रहा था मेडिसिन्स का, तो मैंने कई जगह लॉगिन किया, काफ़ी वेबसाइट्स पे लॉगिन किया, तो आज भी मेरे पास कॉल आते हैं कि मेरे पास ये ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट है। पहली बात तो आप क्रेडिबिलिटी का इश्यू ही होता है, तो उसके बाद अब पड़ाव की अगर 5 चीज़ें मैं बताऊँ, तो पड़ाव का सबसे पहले तो आप इतना लंबा टाइम से वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इतनी इसकी क्रेडिबिलिटी है, ट्रस्ट सबसे बड़ा एक फैक्टर होना चाहिए। और इसके अलावा दूसरा जो आपको एक सपोर्ट पूरा ईयर एक सपोर्ट मिलता है, आप डॉक्टर से कनेक्टेड रहते हैं, आपको कभी भी प्रॉब्लम है, आप तुरंत कनेक्ट कर पा रहे हैं। दूसरी तो सबसे बड़ी ये जो सपोर्टिवनेस मिलती है, एक दूसरा ट्रस्ट के बाद सपोर्ट मुझे लगता है। और तीसरी चीज़, वहाँ आप जब रहते हैं 20 से 21 दिन, तो आपको एक मेंटल और फिजिकल पूरा ही तरह से सपोर्ट मिलता है, जो होलिस्टिक सपोर्ट मिलता है। वो एक तीसरी चीज़ रहेगी। और चौथी चीज़, तो वही वही चीज़ों को मैं रिपीट करूँ, ट्रस्ट जब आ जाता है, तो बाकी सारी चीज़ें पूरी हो ही जाती हैं। तो मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ और मेरी एज भी 20 साल है, तो नेक्स्ट ईयर मैं तैयारी भी अच्छे से कर रहा हूँ, 1 साल से दिल्ली में ही रह रहा हूँ। अब नेक्स्ट ईयर मुझे अटेम्प्ट देना है, तो इस टाइम पढ़ाई अच्छी चल रही है और पड़ाव की कृपा से कि मतलब मैं अच्छे से कर पा रहा हूँ, ठीक से चल रहा है अभी तो पढ़ाई भी मेरी, और नेक्स्ट ईयर मुझे अटेम्प्ट देना है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि होना भी चाहिए। पड़ाव से निकलने के बाद मुझे 2-3 बार गैस्ट्रिक पेन्स तो हुए, मुझे जो पहले लगता था कि, लेकिन जो मेरी लाइफ़स्टाइल को आपको सुधारना है, वो मेरा कभी-कभी बिगड़ जाता था पढ़ाई के चलते, करियर पे इम्पैक्ट पड़ रहा था, तो मुझे लग रहा था मैं ठीक हो रहा हूँ, तो पूरी तरह से पढ़ाई पे ध्यान दे सकता हूँ। तो मैं कभी-कभी एक्सटेंड कर जाता था, तब मेरे साथ दिक्कतें आती नहीं। कभी-कभी मैं एग्ज़ाम्स के लिए या फिर एमएससी कर रहा हूँ मैं ज्योग्राफ़ी से, तो मैं काफ़ी-काफ़ी दिन बाहर कॉलेज में रहता था, प्रैक्टिकल के लिए जाता था बाहर। तब मैं जब पड़ाव का जो मेरा सेट लाइफ़स्टाइल खराब होता था, तब मुझे थोड़ी-सी दिक्कतें आती थी। लेकिन फिर मुझे वही पता लगा कि आपको एक शेड्यूल मेंटेन रखना है। तो उसके साथ मुझे लगता है कि अब मुझे 1.5 साल करीब पड़ाव से निकले हो चुका है, और जब मैंने अपना शेड्यूल को उतना फ़ॉलो किया है, तब लगभग ठीक ही चीज़ें हुई हैं।